Welcome to the LDP1, Communication with Confidence. I have the honor of having Dr. Tariq Shakur with me in the chair, Professor Irfan Qayyum as co-chair, and I'm going to coordinate as a moderator. So the first speaker is going to be Irfan Qayyum. Sir, I am Professor Hamid Mahmood Bhatt, and I am lucky and honored to be your class fellow. This is my unique privilege and honor. मैं आपकी उम्मीदों में पूरा उतना असर छू चुका. Now I would request Dr. Irfan Qayyum. He's going to talk on getting your message across. Middle point would you will achieve a middle point जहाँ पे कुछ वो बेहतर होगा कुछ आप खराब होंगे. Yes. और ये पेशेंट से आएगा. दो सिचुएशंस में ये होगा कि जो रूम चेंज करेगा for the life for the rest of his life he will never change. Yes. The beauty of hostel life is कि आप आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट्स के साथ चेंज होते हैं और मतलब you start adjusting और फिर आपको बाद में बहुत सारे लोगों के साथ अपने दोस्तों के साथ लाइफ पार्टनर के साथ बहुत सारी चीजें चेंज करने का मौका मिलता है. Very nice. Show your patience. You will attain a point where कुछ चीजें आपकी खराब होंगी कुछ उसकी बेहतर होंगी. जी sir. In nutshell, actually, the aim is that wherever you go, wherever you live, whichever group you work, you should learn to work in cooperation, collaboration. That's some. In nutshell, yes. बिल्कुल ठीक है. जी बच्चों जूनियर में से कोई then we'll proceed. Okay, the main अच्छा चलें that's it. अच्छा the main thing is that you will plan a meeting with that person और meeting जो है it would be proper meeting. देखें आपको एक इशू है ये आपने उसके साथ एक मीटिंग डिसाइड करनी है प्लान करना है ये नहीं है ही वाज सिटिंग इन कैंटीन या वो कॉफी में या स्पोर्ट्स में या जॉगिंग कर रहा है आप उसे जहाँ चलते उसे बात कर रहे हैं. द मेन थिंग इज दैट इफ यू जैसे मैडम ने बताया कि यू हैव प्लान ए मीटिंग तो उसको प्रॉपर एक मिली उससे वो चीज डिस्कस करें इन दैट सेंस कि आई हैव सम इशू मुझे प्रॉब्लम है आपसे मैं आप शाम को किस टाइम या दिन के टाइम किस टाइम फ्री हैं आई वांट टू डिस्कस समथिंग विद यू और ताकि उसको भी इस प्रॉब्लम को उस चीज की इंपॉर्टेंस का एहसास हो कि ये कई चीजें ऐसी होती हैं हम राह चलते सिर्फ बात कर लेते हैं और वो जो पर्सन है वो किसी और चीज के बारे में उस वक्त सोच रहा है वो टेंशन में है किसी और कहीं पे है और वो आपको हो सकता है उस तरह रिस्पॉन्स ना दे सके. तो कम्युनिकेशन में तो ये है कि फर्स्ट आपने जब आपने प्लान कर लिया कि आपने उससे कोई चीज डिस्कस करनी है तो प्रॉपर वे में करें उसको डिस्कस प्रॉपर टाइम डिसाइड करें प्लेस डिसाइड करें और देन जब आपने उसके साथ एक मीटिंग डिसाइड कर ली है कि ये अब प्लान हमने कर लिया आप एक जगह बैठ गए हैं तो इट्स ऑलवेज बेटर आपको प्रोफेशन अपनी लाइफ में लगेगा. इवन पेशेंट्स के साथ यू ऑलवेज कॉल द पेशेंट विद नेम के आप उसके बाय नेम बुलाएं उसका अगर टाइटल यूज कर सकते हैं डॉक्टर साहब यूज कर सकते हैं सीनियर हैं बहुत सीनियर है तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोफेसर साहब या जो भी वट जो भी आप प्लान जो है उनके साथ डिसाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट टेल द रीजन ऑफ मीटिंग. अब आपने जब वो डिसाइड कर लिया तो फिर आप उनको बैठे हैं जब आप फेस टू फेस बैठे हुए हैं आप सामने एक दूसरे के देन आप जो है यू टेल द रीजन कि हम क्यों बैठे हैं और क्या प्रॉब्लम क्या है वो सिनेरियो आप दोबारा डिस्कस करेंगे ये मेरे साथ प्रॉब्लम है ये चीज मैं आई वांट टू डिस्कस. स्पीक वेरी क्लियरली एंड टेल द इशू. अब इसमें भी है कि इसमें बहुत क्लियरली आपको होना चाहिए कहीं आपकी अग्रेसिवनेस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन आपकी लैंग्वेज आपको बात करें जैसा मैडम ने बताया कि दिल शुड नेवर बी एनी फाइट और कहीं पे अग्रेसिवनेस आपने शो नहीं करनी कहाँ अपना इशू उनको डिस्कस करें बताएं और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उसको उनका रिस्पॉन्स देखें फिर आप उनको रिस्पॉन्ड करें. शो पेशेंस एंड लिसन क्वाइटली. पहले आप अपना इशू बताएं उनको देन आप उनकी सुने उनको बताएं जी हाँ जी आप बताएं कि अब आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में और फर्दर जो है इसको कैसे जो है हम इसको आगे लेके चलते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट मेंटेन प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट. इफ somebody is talking to you और मैं कभी सर को देख रहा हूं मैं डोर पे देख रहा हूं कभी मैं इधर देख रहा हूं कभी मैं ऊपर देख रहा हूं इसका मतलब है कि यू आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू मी.
अगर आपने जो है किसी से मीटिंग आप कांटेक्ट कर लिया है और आप उसको इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, तो प्रॉपर आपका आई टू आई आपका कांटेक्ट होना चाहिए, ताकि उसको इस चीज का एहसास हो कि ये जो है बहुत स्पेशल चीज है जो कि मुझे, और ये बंदा बहुत टेंशन में है, रियली इसकी कोई प्रॉब्लम है जिसको ये सॉल्व करने के लिए मेरे पास आया. एंड व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ योर हैंड्स? Composed, मींस a very composed posture. You should not be like आप मेरे सामने बैठे करके दिखाएं. aggressive or showing that you are you are going to do some violence or aggressiveness. Body language should be in a very controlled way. यस. और आपके फिंगर्स का क्या पोजीशन होनी चाहिए? हैंड क्रॉस होनी चाहिए, अनक्रॉस होनी चाहिए? नॉट पॉइंटेड. ठीक है. ओपन पोस्चर विद, बिल्कुल ठीक है, विद अनक्रॉस फिंगर. अब क्रॉस फिंगर्स क्या शो करती हैं? एग्रेसिवनेस शो करती हैं. फिर ठीक है, यानी आप एंजाइटी में है, आप टेंशन में है, आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव मूड में है. आप अगर टेबल पे हैं तो यू कैन प्लेस योर हैंड्स, जो है आप टेबल पे रखें. अगर आप चेयर में बैठे हैं तो अपने नीज पे अपने आप हैंड्स रखें, और उससे फिर वो उसके अकॉर्डिंगली आपकी वो शो होती है कि आप जो है वो कितना इस चीज में कंसर्न है और कितना पोलाइटली आप उससे बात करना चाहते हैं. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन जब आपने डिस्कस कर लिया, देन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम. अब उन्हीं से पूछ लें, आप उनसे देखिए ये इशू है, ये प्रॉब्लम है, आई वी जस्ट वांट के सॉल्यूशन इसका निकालें कि क्या सॉल्यूशन निकल सकता है. ऑब्वियसली जब इतने विदाउट फाइटिंग, जैसा मैडम ने कहा, जब हम कोई बात करते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अगले के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर आ ही जाता है कि आखिर कोई प्रॉब्लम है जिसको डिस्कस करना है, तो लेट्स फाइंड इट आउट और इसका सॉल्यूशन निकालें, ताकि इसके अकॉर्डिंगली हम जो है इसको एक अच्छी तरह एक रूममेट्स के साथ. देखिए रूम चेंज करना ऑब्वियसली बात तो वही है ना कि इसके देयर मल्टीपल वेज, लास्ट ऑप्शन तो वही हो सकती है, लेकिन ये है कि बीइंग रूममेट आपने एक जाना है, एक बंदे के साथ अपनी लाइफ गुजारनी है, लाइफ का एक पार्ट आपने उसके साथ गुजारना है, तो नेक्स्ट यू नेवर नो कि नेक्स्ट पर्सन कैसा हो सकता है, तो ऑब्वियसली उसको आपने टैकल करना है. देन इन द एंड जब आपने सॉल्यूशन की तरफ आ गए, देन समराइज इंटेंट टू कंफर्म अंडरस्टैंडिंग. अब आप एक दफा दोबारा से उनको समराइज कर लें कि हमारी ये आपस में म्यूचुअल डिस्कशन हुई है और दिस इज अवर एंड पॉइंट, जिस पे हम जो है वो जो है सेटिस्फाइड हैं, और दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अवर प्रॉब्लम. एंड एट द एंड मस्ट से थैंक यू, और अगेन थैंक यू फ्रॉम मी आल्सो. And thank you for finishing on time. I'll next invite Professor Mia Mohammad Shafiq. He's going to talk about rules of PowerPoint presentation. Thank you very much, Batsab, for inviting me to talk on this topic of rules of PowerPoint presentation. बड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन आपने मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए कहा है, तो I will have to run through it. तो इसलिए कुछ चीज़ें अगर आपको भागते भागते पकड़ लेंगे तो अच्छा है. We know, all of us, we know that the PowerPoint presentations are the main source of communication for conveying messages, may it be in the conferences, symposia, seminars, journal clubs, theses, committee meetings. And the PowerPoint slide is the building block of all academic presentations. तो नतीजा ये निकला कि अगर हम PowerPoints की एक एक स्लाइड को अलग अलग से देखेंगे and give our attention to construct the slides under some rules and guidelines, then we can very easily improve our presentations. The slide, a PowerPoint slide, is a single page projected on a screen, which it has a title, a body, and figures and tables, and includes both what is shown and what is spoken. And when multiple slides are strung together to tell the large story of the presentation. स्लाइडें इकट्ठी होती हैं तो प्रेजेंटेशन बनती है. तो अब अगर अलग अलग से एक एक स्लाइड को आप अच्छे तरीके से कुछ गाइडलाइंस के अंडर प्रिपेयर करेंगे, तो होपफुली एट द एंड आपकी पूरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी. These are few rules or guidelines जिसकी लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है. 10 को मैं यहां डिस्कस करूंगा वेरी ब्रीफली, one by one. The rule 1 is include only one idea per slide. एक स्लाइड में एक से ज्यादा बातें नहीं करनी. और आपकी स्लाइड जो है, द फाइनल स्लाइड हैज द समरी और कंक्लूजन, और लास्ट स्लाइड में आपको समरी जरूर देनी है.
एक तो ये बात चाहिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी है स्पेंड ओनली 1 मिनट पर स्लाइड, नॉट मोर देन अ मिनट। हाफ अ मिनट ले सकते हैं आप 15 सेकंड में भी खत्म कर सकते हो, 1 मिनट से ऊपर ना जाइए। when you feel that the text on the slide, when you are speaking on that, is asking for more than a minute, then split the slide into 2 and convert into 2 slides, ताकि आप अपनी बात उस स्लाइड के ऊपर 1 मिनट के अंदर अंदर करेंगे, क्योंकि जितनी लंबी टॉक करेंगे स्लाइड के ऊपर जितना टाइम ज्यादा ठहरेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट कम मिलेगा। So the concept is remove information that is not central to the story, reduce until you get 1 minute single message on one slide. Third, make use of your headings. आमतौर पे हम क्या करते हैं कि हेडिंग जो है वो बड़ा एक सिंपल सा एक वर्ड बना के देते हैं, बट इट्स गुड इफ योर हेडिंग स्पीक्स इटसेल्फ व्हाट इज ऑन द स्लाइड। मेक यूज ऑफ द हेडिंग, जैसे इसी में है तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि स्लाइड के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है। एंड द कॉन्सेप्ट एक द ऑडियंस शुड कम टू द सेम कंक्लूजन सेंटेंस एज योर हेडर। आप उस स्लाइड को जब खत्म करें तो उससे पहले उसका जो हेडिंग है ऑडियंस भी कहे कि इसका हेडिंग ये होना चाहिए। द फोर्थ रूल इज दैट it should include only essential points, unnecessary points की बजाय अगर आप स्लाइड में देखें कि कोई एक लाइन एक फिक्रा जो है वो आपके इस हेडिंग को कवर नहीं कर रहा, अननेसेसरी है, उसको निकाल दें। तो essential points को आप लें उन्हीं पे। हाँ, there are exceptions to rule 4 is to include the proper citation, the references। अगर references लिखते हैं वो हो सकते हैं unnecessary, जिसको आप कह सकते हैं, वो नीचे लिखे होते हैं और बहुत फाइन होते हैं, यूजुअली लोगों को पढ़े भी नहीं जाते, पता चलता है कि बंदा रेफरेंस से बात कर रहा है। गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आपकी इस प्रेजेंटेशन में इफ समबडी एल्स हैज कंट्रीब्यूटेड, और अगर आपने किसी और का आइडिया अपनी स्लाइड में, किसी और की रिसर्च अपनी स्लाइड में लगाई है, तो उसको प्लीज जरूर क्रेडिट दें। इससे आप जो अगर कोई आपका नियर बाई है तो वो बूस्ट होगा, और कोई बाहर का है तो आपके ऊपर कॉपीराइट्स का चक्कर नहीं होगा मसला। देन 6th one इज यूज ग्राफिक्स इफेक्टिवली। देयर एक्चुअली मैं तो कहता हूं कि कोई स्लाइड जिसके ऊपर सिर्फ टेक्स्ट होता है ना, दैट्स अ वेरी पुअर स्लाइड। कोई ना कोई आपके ऊपर ग्राफिक्स या पिक्चर या वीडियोस कोई ना कोई होनी चाहिए जो आपके उस स्लाइड के ऑब्जेक्टिव को पूरा करे। एंड इट इज सेड दैट अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। खाली अल्फाज से भरी हुई स्लाइड के मुकाबले में सिर्फ एक पिक्चर लगा दें, वो दैट विल बी मोर इफेक्टिव। बट इफ यू आर यूजिंग graphs or graphics which need explanation, then take few moments or seconds to explain those graphs, क्योंकि sometimes आपके बताए बगैर उसकी समझ नहीं आती, तो आप उसको एक्सप्लेन जरूर करें। और मल्टीपल फिगर्स शुड ऑफ्टन बी ब्रोकन इनटू वन पैनल पर स्लाइड। को कम ग्राफिक्स भी कम होने चाहिए, लेकिन रेलेवेंट टू आइडिया होने चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट 7th one जो है, डिजाइन टू अवॉइड कॉग्निटिव ओवरलोड। कभी भी पैरे का पैरा न लिखें सीधा किसी भी जगह से, उसमें से सिर्फ एक सेंटेंस निकालें या उसका भी कोई हाफ पोर्शन लें और उसके ऊपर बाकी आप खुद बोलें। इतना थोड़ा हो के इट इज सेड दैट स्लाइड के ऊपर कॉग्निटिव लोड ज्यादा होगा अगर इतनी बड़े बड़े पैरे आप लिखेंगे। रीडिंग एंड वर्बल प्रोसेसिंग यूज सेम कॉग्निटिव चैनल्स, द विजुअल चैनल इज सेपरेट। आप जब कुछ बोल रहे होते हैं और वहां लिखा होता है वो तो एक ही चैनल से जा रहा है आपकी मेमोरी में, लेकिन जो विजुअल्स हैं उनकी चैनल अलग है। तो अगर आप विजुअल में आप पिक्चर लगाएं और वीडियो लगाएं तो यू विल एक्चुअली स्ट्रेंथन योर स्टाइल ऑफ कन्वेइंग द मैसेज। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट 6 ब्रेन हमारे की कैपेसिटी है कि वो 6 पॉइंट से ज्यादा एक वक्त में ओवरलोड करा देगा। तो 6 पॉइंट से हमेशा लेस रखें। आपने मेरी ये सारी स्लाइडें देखी हैं, मेरी कहीं भी कोई स्लाइड जो है 4, 5, 3, 4 से ज्यादा की नहीं है।
कुछ जितने ज्यादा पॉइंट आप लिखेंगे ऊपर उतना ही ब्रेन उसको, और इट इज सेड दैट इट इज मोर देन 6 पॉइंट्स ऑन वन स्लाइड तो कॉग्निटिव लोड 500% ज्यादा हो जाता है, तो इसको अवॉइड करें। देन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कॉग्निटिव लोड का है कि आप कलर स्कीम जो है वो कंट्रास्ट में रखें। द बेस्ट कलर स्कीम आपके ख्याल में क्या है? कैन समबडी कम एंड टेल मी? ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक ऑन वाइट और वाइट ऑन ब्लैक। और इसके अलावा आप दूसरे कलर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कंट्रास्ट कलर्स हैं, कंट्रास्ट कलर यूज कर सकते हैं आप, उससे भी उतना ही होगा। बट वेरी इंपॉर्टेंट इज कि बैकग्राउंड बिजी बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए कि आपका बैकग्राउंड के ऊपर इतना कुछ हो कि ध्यान उसी तरफ लगा रहे। आप उस डिजाइन की तारीफ ही करते रहे तो आप जो सिखाना चाहते हैं वो लर्निंग में डालना चाहते हैं ब्रेन में, वो नहीं जाए होगा ऑब्जेक्टिव। अनदर इंपॉर्टेंट इज यूज सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। ये सैंस सेरिफ फॉन्ट्स क्या होते हैं, किसी को पता है? सैंस एक्चुअली एक इटैलिक वर्ड है, इसका मैंने है विद आउट, एंड सेरिफ इज द टाइप ऑफ द फॉन्ट इन विच कैलीग्राफिकली उसमें फ्रेल्स और डिजाइन बने होते हैं, जिसमें से इसमें देखो तो ये सबसे ऊपर जो है ये सैंस है, बाकी सारे नीचे सेरिफ हैं, सैंस सेरिफ है, यानी ऊपर वाला सेरिफ है, ये टाइम न्यू रोमन है, और नीचे जो है इनमें से कैलिब्री है, हेल्वेटिका है, ये जिसके अंदर आप नोट करें ना उसमें इसमें क्या फर्क है। तो जिसमें फॉन्ट की लिखाई में कैलीग्राफी या विंग्स निकले हों उसको अवॉइड करें, जो सीधे सीधे फॉन्ट्स हैं उनको पसंद करें आप। और दूसरा है फॉन्ट लार्ज रखें अकॉर्डिंग टू द साइज, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट विच आप रख रहे हैं, और इटैलिक को अवॉइड करें। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज अगर लो विजन एड वाले, विजुअल इंपेयरमेंट वाले लोग हैं तो बोल्ड एंड अल्फाबेट जो हायर केस वाले इस्तेमाल करें। डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए अपनी प्रेजेंटेशन में जरूर ब्रेक्स लगाएं, क्वेश्चंस रेज करें, किसी पिक्चर को दिखा के लोगों को इंटरेक्ट करें। जैसे मैंने सिर्फ एक सवाल किया, आप उससे डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाती है और बंदा वापस आ जाता है। पहली 8 स्लाइडें जो मैंने आप तक रूल्स बताए हैं, दे आर ऑल टू मेक वन स्लाइड, बट अदर 2 विच आर फॉलोइंग आर हाउ यू अरेंज दीज एंड हाउ यू टेक दीज फॉरवर्ड टू प्रेजेंट। तो इसमें यह है iteratively improve the slide design through practice। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पहले हम स्लाइडें बनाते हैं तो 20 स्लाइडें एक टॉपिक की हमने बना ली, और आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा है, उनमें से हम काट छांट करके तो 14-15 पे आ जाते हैं। फिर हम एक एक स्लाइड के ऊपर जाते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि इसका टैक्स और कम करना चाहिए। तो आइटरेटिवली 2 चीजों का जरूर आपने ध्यान रखना है व्हेन यू आर मेकिंग प्रैक्टिस। नंबर 1, आर यू कवरिंग ऑल द की पॉइंट्स इन योर प्रेजेंटेशन? आपने जो टाइम एलोकेटेड है उसके अंदर सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। और दूसरा ये कि आपकी स्लाइड एक जब खत्म हो रही है तो क्या ये हैज इट मेड अ बेस फॉर द नेक्स्ट स्लाइड टू अपीयर? ये बड़ा लिंक 2 चीजों का बड़ा है। एक तो आप मेक श्योर करें that you are able to present speak out all points which are given on the slide, and secondly the slide finishes with the dawn for the next slide। ठीक है। और फिर एक last rule which one should not forget is the mitigation to design to mitigate the impact of the technical disaster। आपको पता है आज हमारे साथ अभी क्या हुआ है शुरू में कि कुछ भी नहीं चल रहा था, बस यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि आपको खड़ा कर दिया जाए तो आप बोल लें। आपके पास कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। अगर आपका एक सिस्टम चल रहा है पर आपकी जो प्रेजेंटेशन आप लेके आए वो लोड नहीं हुई, सिस्टम तो चल रहा है, यू शुड हैव इन वन दिस कैरियर ऑफ योर स्लाइड इन योर हैंड। आप अभी दें कि यार नई लोड कर लो, एंड यू मस्ट हैव इलेक्ट्रॉनिकली भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए कि अगर ना हो
तो आप यहाँ से आप गाइडलाइंस अपने लिए प्रेजेंटेशन के लिए ले लें या इनको ट्रांसफर कर लें इलेक्ट्रॉनिकली। और इसके अलावा भी एक और चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके उसके बैकअप में पीडीएफ फाइल जरूर रखनी चाहिए। पीडीएफ फाइल कभी नहीं करती कोलैप्स। इट इज द पावर पॉइंट विच कोलैप्सेस मोस्ट ऑफ द टाइम, और मोस्ट ऑफ द टाइम पावर पॉइंट कोलैप्सेस इन दोज केसेस वेयर एनिमेशंस हैज बीन यूज्ड एक्सेसिवली। तो एनिमेशंस को और वीडियोस को, बड़ी वीडियोस को अवॉइड करें, एंड I hope then you will be able to cover all these 10 points and will have a very good presentation ready for others to convey a solid message. Thank you so much for your kind listening. Now I would request Dr. Irfan Karamat, who's going to talk on active listening. I would request the speakers to restrict themselves to 10 minutes of the time. Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Irfan Karamat, and today I will talk about active listening. We'll start our presentation with few important facts which are here, which I just mentioned, just to make this thing, to elaborate this thing, that active listening is really important. According to our research data, physicians on average give patients only 11 seconds to explain reason of his or her visit before interrupting the conversation. So this shows that 11 second cutoff is one example how doctors are often poor listeners. There was another theory which was tossed in 1959, and after that it was second in 2014 and 2007 as well, which is known as patient-centered theory, which says that empathy, active listening, and self-awareness affects patient-centered care. There is another important numerical fact which is known as 55/38/7, which says that 55% of communication is body language, 38% is tone, and 7% is word you speak. I would just say that being a doctor or physician, अगर मैं अपने पेशेंट से ये पूछूं कि मे आई नो द रीज़न ऑफ योर विजिट, और या मैं ये पूछूं कि दिस इज़ व्हाट आई प्रैक्टिस, कि आज आपका आना खैरियत से हुआ, और या मैं ये पूछूं कि आपको क्या मर्ज़ लाहक है या आपको क्या तकलीफ़ है, तो इन तीनों बातों में बड़ा फ़र्क है. यू ब्रेक दैट बैरियर बिटवीन योर पेशेंट. अगर आप उनसे पूछें कि आज आपका आना खैरियत से हुआ, तो 90% ऑफ द टाइम द आंसर विच आई गेट इज कि नहीं, मुझे पेशेंट कहते हैं जी डॉक्टर के पास मरीज खैरियत से आता है डॉक्टर साहब. तो इस बात के साथ वो मरीज हंस भी पड़ता है. इट्स जस्ट टू ब्रेक दैट साइलेंस, कि अगर मैं उससे पूछूं कि आपका आना खैरियत से हुआ, तो मुझे हमेशा वो यही कहता है कि जी डॉक्टर के पास मरीज खैरियत से आता है. I know this answer, but I just want to make the patient comfortable, and I want to just make him feel कि मैं उसको सुन रहा हूँ. That is just my body language, and ये numerical value आपको बताती है कि this is just 7% what you utter or the words you select. Rest of the communication is your body language and the tone you select. So active listening is when you not only hear what someone is saying, but also attune to their thoughts and feelings. It turns a conversation into an active, non-competitive and two-way interaction. आप किसी को सुनते हुए भी ये फील करवा सकते हैं कि आप दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं. That is, I think, is the best, something really important which a doctor can do. So there are three important aspects of active listening. One is cognitive, emotional, and behavioral. So what is cognitive? You are paying attention to all the information, both hidden and evident, that you are receiving from other person or your patient, comprehending it, understanding it, and integrating it. That ये जो complaint है, ये कहाँ पे fit in हो रही है. पहले आप उसको समझ रहे हैं,
उसके साथ आप उसको फिट इन कर रहे हैं अपनी जिक्सॉ पजल में. Second is emotional. While you are attending to the patient, आप emotionally उसकी तरफ attached हैं. You are giving your gestures as if you are attentive. You're putting some care or having some care about what patient is saying. And third is behavioral. Conveying interest by just if it's a male patient or a female patient, a doctor who is male or a female, they can shake hands, or they can greet, and they can sit in front of him with, as just Dr. Irfan Qayyum said, that with his fingers crossed or in an attentive manner. Your behavior should show that you are actively participating or attentive to the patient. So how to practice active listening? There are two parts. One, understand your default listening style. There are different default listening styles. And second, make an active conscious choice about how to best listen. It's being ये समझा ये जाता है, पहले जो रिसर्च आर्टिकल जो अगर हम साइंटिफिकली एक्टिव लिसनिंग को देखें कि आप या तो किसी को सुन रहे हैं या किसी को नहीं सुन रहे हैं. दिस इज नॉट द वे. ऐसा नहीं है. देयर आर 4 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग. वन इज टास्क ओरिएंटेड, एनालिटिकल, रिलेशनल एंड क्रिटिकल. These are all self-explanatory. Task-oriented is the way of listening that somebody comes to you and a patient comes to you and tells you about his complaint. मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, मेरी आंखों में पानी है. You just jump to the, आप सिर्फ उस पे जो important चीज़ है आपने वो task-oriented pick कर लिया. और you analyze sometimes कि मुझे differential मेरा है, इसमें से ये एक point है. You analyze that information quickly. Third, relational listeners. जो इमोशनली अटैच हो जाते हैं. आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आपकी बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं. कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके पास आप हमेशा अपना प्रॉब्लम लेके जाते हैं, और कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके पास आप अपना प्रॉब्लम कभी नहीं लेके जाते. दैट इज द वे. दोज आर बेसिकली रिलेशनल लिसनर्स. एंड द लास्ट इज क्रिटिकल एंड लिसनर्स. बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त हैं या जो आपको जज करते हैं. whenever you are talking, whenever you are saying something, they judge you, they judge your words, or whatever you say, they judge it. So there are 4 different types of listening. The best way for being to be an active listener is to switch between these 4 types of listening. That आप एक तरीके से it's not like that कि आप यहाँ सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं. नहीं. One, you should know what is active listening. This is an active effort. This is not like कि आपके इधर अच्छे listener हैं या नहीं हैं. This is always an active effort to make other realize that you are attentive to him. So you should know that there are 4 types of listening styles, and you should know that when you have to switch between one to the other. Then make an active conscious choice about how to best listen, which I just said. इसके अलावा जो important बात है, that when you are sitting in front of your patient, in front of your client, or in front of your friend, why do I need to listen right now? Being a doctor, I have to see where the patient has come up with a complaint. I have to listen to its complaint. Who is the focus of attention in the conversation? Whenever you are actively listening, try to keep your patient or your client as a focus of interest, rather than interrupting him again and again and telling him long stories कि जी मेरे साथ भी ये हुआ था, मेरे साथ भी ये हुआ था. That diverts the focus of attention, and that is not an active listening. Third, why am I talking? Sometimes people have this habit कि अगर आपको कोई बात करता है तो वो वही बात रिपीट करके अच्छा, वो कोई बात करते हैं फिर अच्छा. This doesn't mean that somebody is listening you actively. Cross questioning, like if you are analyzing someone, that if being a doctor, if a patient comes to you that मेरे सर में आंखों में दर्द है, अच्छा आपकी आंखों में दर्द है, rather than saying his words again and again, you raise questions जो आप उसकी कंप्लेन के रिलेटेड हैं, which makes him feel कि आप उसकी बात समझ रहे हैं, rather than repeating his own words again and again. Am I still listening? Sometimes the story of the patient gets so long that you start boring, मतलब आप अपनी attention lose कर जाते हैं. But this is against the rules of active listening. And when you get the whole story, you should analyze all the information. That is there anything which you are missing, so that you can ask him again.
being a doctor or being a clinician, there are two aspects which I thought that I would discuss. One, I just discussed that being a doctor-patient relationship and a teacher and its student relationship, or a supervisor and its resident relationship. That being a leader, how you can become a better listener, or how you can become a better supervisor or a teacher. That you have to come out of, if you are heading some department, or you're leading a team, you should come out of your information bubble, that you should be directly interacting with your team. You should not following the hierarchy positions that I would talk to him, he will talk to that guy, he will talk to that guy. It's not like that. You should have a direct contact with your subordinates. You should have a direct contact with your residents. You should have direct contact with your siblings, छोटे बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ. And rather than making it an indirect effort, that will trap you in an information bubble, which sometimes it is not correct. आपको जो बातें पता चलती हैं हमेशा वो ठीक नहीं होती. And these are all against the rules of active listening. So my take-home message is that being a clinician, to find a solution to the patient's problem, therefore we recommend that without judging, you listen to identify the patient's agenda or imminent need. Don't rush to the judgments. Patient with complaints, don't be dismissive. Be open-minded and listen to the patient. He or she may bring up a legitimate issue that needs to be addressed. Be connected to your junior doctors or residents. Develop a team rather than a hierarchy ladder. Thank you. Thank you. Sara Riaz, she's going to talk on barriers to effective communication. Dr. Sara has recently joined Fatima Jinnah Medical University as associate professor and head of the department. And that's a place where I've been for 10 years. Assalamu alaikum and good evening. I am Dr. Sara Riaz. I am working as an associate professor in Fatima Jinnah Medical University, Lahore. Today I am going to talk about barriers to effective communication. There are many barriers, including physical barriers, language barriers, cultural barriers, and psychological barriers. They are the main barriers. There are other barriers which can include interpersonal barrier, non-verbal barriers, listening barriers, attitudinal barriers, and information barriers. The noise, distance, and the physical separation, they can hinder communication. They all includes in physical barriers. And if there is a difference in language, that is a barrier, and which includes in language barrier, overuse of technical terms or complex language can confuse the listener. There are variations in customs and body language. They includes in cultural barriers. And if you are angry or if there is a stress or anxiety, it can cloud the communication. These all includes in emotional states. This is a short video just to give you a small idea of the language barrier. Do you speak any English? Okay. Do you understand the words that are coming out of my mouth? लैंग्वेज का थोड़ा सा बैरियर ही है, इधर ये भी एक बैरियर ही है. अच्छा, इसके बाद वी हैव अ स्मॉल वीडियो. इसमें हमने पेशेंट अगर किसी और उससे आए, जैसे पेशावर से या फिर बलूचिस्तान से या सिंध से, और लैंग्वेज बैरियर हो, तो हाउ टू कम्युनिकेट दैट पेशेंट. तो उसके लिए हमें होता है कि कोई ना कोई ट्रांसलेटर हो. समटाइम्स यू हैव सम पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी or any staff member from your department which is Pathan or from Balochistan or Saraiki who can translate जो भी patient कह रहा हो, और also translate your suggestion or any questions to the patient. तो ये एक वीडियो हमने बनाई थी, अगर ये भी प्ले हो जाए तो. जी बताइए आपको क्या. हाँ, मेरा मसला ये थी कि मैंने हफ्ते ਵਿੱਚ ना मैं क्लासेस यूज करना हुई. क्लासेस के दौरान आई साइड जो काफी वीक है मेरी. तो उस दौरान है कि मैं क्लासेस यूज करता रहता हूँ, चेक भी करता रहता हूँ, ड्रॉप वगैरह भी इस्तेमाल करते रहते हैं. ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਲੇਜ਼ਰ ਵੀ ਮਤਲਬ यहाँ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ. So there are other barriers including perceptual barriers, misinterpretation,
people interpret messages differently based on their own experiences and beliefs. There are interpersonal barriers, personality clashes, or lack of trust, conflicts between individuals due to personal differences, and distrust among communicators reduces openness and hinders dialogue. There is a short video on this. It is very interesting. Really needs is repositioning. That means that what this organization desperately needs is change. I find this video very interesting. There are attitudinal barriers, lack of motivation or interest on either side. This also counts for a barrier, which is an attitudinal barrier, or a negative attitude of either sides. Information barrier includes that if the information is unclear or ambiguous, it can lead to misunderstanding. Incomplete information can lead to wrong assumption and action. There are non-verbal barriers, that body language and gestures includes as contradictory body language can confuse or send unintended messages. Eye contact and posture is very important in good communication. Lack of eye contact or close body posture can indicate disinterest or defensiveness. Listening barriers, as Dr. Irfan Karamat have already discussed in very detail, that poor listening skill, distracted or selective listening can lead to miscommunication. I also have a very short video on this. The patient is telling the doctor about his complaint and doctor is busy on the mobile, scrolling something, not listening to the patient. Not interested at all. And asking the question, the same question repeatedly. So, what are the tips for overcoming the barriers? First of all, active listening. A good speaker has to be a good listener first. Listen attentively and carefully. Use simple language. Use simple and clear words while avoiding ambiguous words. Reduce the difference in perception. As a listener, active listening can help you in addressing that communication barrier. Attain a stable emotional state. You should not show your emotions while communicating. As a listener may interpret your messages. That is, अगर patient बहुत अफसुर्दा है और वो दुखी है, तो हमने उसके साथ रोना नहीं शुरू कर देना होता. It is very important. ठीक है, आप एम्पैथी शो करें, आप उसको बहुत शो करें, लेकिन ये नहीं कि आपके आंसू आ जाएं, वो और रोना शुरू हो जाएगा कि डॉक्टर रो रहा है, इसका मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा, मैं तो मरने लगा हूँ शायद. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यू शुड बी कॉन्फिडेंट और अपने इमोशंस को आपने कंट्रोल रखना है. अवॉइड इंफॉर्मेशन ओवरलोड. टुडे ऑलमोस्ट एवरी प्रोफेशन इज फेसिंग द इशू of information overload. Determine what's relevant and focus only on what's useful and worth it for you. Give constructive feedback. Giving proper and constructive feedback is an encouraging way to effective communication. This is a short video. Sorry for too much overload of videos. अगर डल जाए तो कभी-कभी चांस ये होता है कि अगर तो चोट लगी हो आँख में तो फिर बाज़ दफ़ा लेंस भी नहीं लगता, क्योंकि हम एक लेंस थैली में डालते हैं. अगर वो बैग ना हो, ये असली पेशेंट है. ये ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट था इसका और बैग डिसेंस था और कॉर्नियल टीयर रिपेयर हुआ था. तो उसको हम बता रहे हैं कि ये अगर हुआ तो फिर हम लेंस डाल सकेंगे. हम आपको आज दाखिल करेंगे, कल आपका ऑपरेशन. इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एंड में हम पेशेंट से, मेरी ये प्रैक्टिस है वैसे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का पेशेंट, मैं हमेशा पेशेंट से एंड में पूछती हूँ आपने कुछ पूछना है तो बताएं, आपका कोई सवाल है तो बताएं. क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पेशेंट पूछना चाहता है मगर हम उसको वो टाइम ही नहीं देते और वो उसी परेशानी में उठ के चला जाता है. अब डॉक्टर साहब को मैं क्या पूछूं, बस ठीक है बता दिए. उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं
और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट को प्लीज़ कम्युनिकेट करें जो आप कर रहे हैं, को जो भी सर्जरी है कुछ भी कर रहे हैं। पेशेंट आते हैं हमारे पास, बताते हैं कि ऑपरेशन पता नहीं डॉक्टर साहब कुछ किया था उन्होंने, पर्दे का आगे कुछ, उसको कुछ पता नहीं होता। तो कुछ ना कुछ कई, अब मेरे पास एक पेशेंट, ये वैसे एक पहले टेक होम मैसेज हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक छोटी सी बात बताते हैं। टेक होम मैसेज आज कही कि हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट कम्युनिकेशन, अवॉइड इगोइस्टिक एंड सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच, एक्टिव लिसनिंग, show consistent expression of appreciation and gratitude, use simple language, attain a stable emotional state, avoid information overload, give constructive feedback. Overcoming communication barriers and maintaining effective communication would take you to the new heights of success. Thank you. I will just tell you a short patient की एक story कि मेरे पास एक patient आया diabetic 5-6 years से proliferative diabetic retinopathy के साथ सर्जरी भी हो चुकी है, लेज़र भी लग चुका है, और सो जब मैंने कहा कि आपको डायबिटीज़ है, HbA1c 11 है, आप अपनी शुगर तो कंट्रोल की नहीं, वो कंट्रोल करें। ही सेड कि मुझे आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं कहा कि मैं शुगर कंट्रोल करूं। क्या हम बिलीव कर सकते हैं कि हम इतने बड़े शहर में बैठे हैं और सारे माशाल्लाह ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं, किसी ने उस पेशेंट को ये नहीं कहा, और ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। पेशेंट कहते हैं मुझे किसी ने कहा ही नहीं कि शुगर कंट्रोल करो, ये सब शुगर से हो रहा है। वो लेज़र भी करा चुका है, वो इंजेक्शंस भी लगा चुका है। वैसे पेशेंट्स भी हो सकता है कि उसको ने सुना ही ना हो, मैं मान नहीं सकती किसी ने कहा, लेकिन ये कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं तो है ना हमारा। तो डॉक्टर का पेशेंट से कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। सर जी सर, माइक दे दो भाई। We welcome Professor Ziaul Islam Saab, who is the chairman of Ophthalmic Research and Education Foundation. Thank you, sir, for joining us. Thank you. Thank you. The PMDC, they are now introducing a subject which is called behavioral sciences. And their behavioral sciences, they have to, you see, the main thing is that in their subject, you want to know how to deal with a critical patient. Number one. Secondly, how to deal with a functional patient, because nothing wrong with him, but he is just complaining. And the third one is how to deal with a psychic patient. So these are three things which are really a basic thing of the behavioral sciences. That the PMDC was to make it sort of compulsory in medical colleges. But recently, I am a member of the PMDC academic board. I told them that behavioral science is not so many people. So I think you gave this to the psychiatry department. It should be a part of the psychiatry department for the time being, till you got so many people trained with behavioral sciences. Thank you. Very right, sir. Our next speaker, Brigadier Tariq Shakur, is going to talk on breaking bad news. And we are very near the end of the session, so we would request the responsibility of timekeeping. Thank you very much and good afternoon. Bismillahirrahmanirrahim. This session is about communication with confidence. So different aspects of communication with the patient, communication with the audience, communication with your colleagues, and communication in when you are listening. So that is another way of communication. Now I have another important presentation on communication, that is you are breaking a bad news to your patient. This is the place where I am working now. There is a quote and there is a verse. दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताहत के लिए कुछ कम न थे कर वो बयां. तो दर्द, जब भी आपने किसी से कोई कंपैशन करनी है या करना है, तो उसके दर्द को महसूस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको महसूस करें, उस पेन को, उसकी कंपैशन को. सिर्फ उसका मतलब जानना ज़रूरी नहीं. सो अनलेस यू फील दैट कंपैशन, आप उसके साथ शायद इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट ना कर पाएँ. दूसरी बात कि अगर आप किसी पेशेंट के साथ एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं तो वो आपको हमेशा याद रखता है, और अगर अच्छे तरीके से नहीं कर पाते तो फिर भी वो आपको याद रखता है लेकिन माफ़ नहीं करता.
with this background, my presentation, breaking bad news, I will ask it should be converted to how to deliver a news well. This should be the better option. So nobody wants to listen to a bad news, but if someone delivers this bad news in a well manner, in a good manner, then it can make that person who is receiving it respected and supported. So what is a bad news? Let's define. ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें बादल हैं, साया है, अंधेरा है, गम है. So it is an information, bad news is an information which adversely and seriously affects the individual's view of his future. उसको अपने मुस्तकबिल से खदशात नज़र आते हैं कि अब पता नहीं आने वाले वक्त में मेरे साथ क्या होगा, मेरी क्या कैफियत होगी. So bad news in medical practice, it is that disease has recurred. किसी डिजीज़ या कैंसर का स्प्रेड है. हमारे ऑफ्थल्मोलॉजी में रेटिनोब्लास्टोमा, एंडोफ्थेल्माइटिस किसी को हो गया है, वो बताना. तो इस तरह की ये सारी जो सिचुएशंस हैं वो हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, जहां हमें पेशेंट को एक बुरी खबर देना होती है. अब बुरी खबर जब देते हैं तो उसका बड़ा असर और जल्दी असर होता है एज कंपेयर टू अ गुड न्यूज़ जो कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक पहुंचती है. सो जब भी आप प्रिपेयर करते हैं अपने आप को एक ब्रेकिंग बैड न्यूज़ के लिए, तो बेहतर है कि अपने आप को तैयार करके जाएं. अगर आप किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के पास जा रहे हैं तो अच्छा सा अगर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अगर आपके पास है वो पहन लें, हाथ वॉश कर लें. अब जाते ही आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है. अपना पूरा नाम बताइए और अपना रोल बताइए कि आपका रोल इस में क्या है. उसके बाद आपने ये इंश्योर करना है कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो पेशेंट वही है जिसको आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, कोई और ना हो. उसके बाद आपने अपना इंटरव्यू का पर्पस बताइए, और आपने अगर आप उसके ट्रीटिंग फिजिशियन नहीं हैं, यूजुअल डॉक्टर नहीं हैं, आप को किसी वजह से इंटरवीन करना पड़ा है, तो आप अपना रोल बताइए कि मैं इस वजह से, आना किसी और ने था लेकिन मुझे आना पड़ा, उसकी क्या वजह थी. उसके बाद पेशेंट से इजाज़त ज़रूर लें कि हम तक बात करना चाह रहे हैं आपसे, और आपको आपकी जो भी बात होगी वो कॉन्फिडेंशियल रखेंगे. तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो विन करना सबसे पहले ज़रूरी है, जिसको हम रैपोर्ट बिल्डिंग भी कहते हैं. पुराने वक्तों में जब कोई बुरी खबर लेके आता था तो उस मैसेंजर को कत्ल कर दिया जाता था, ख़ास तौर से जंग के ज़माने में या उस तरह. तो अभी भी आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेशेंट की तरफ से. सो कोई भी बुरी न्यूज़ लेके जाना नहीं चाहता, कांट बी अ बेयरर ऑफ अ बैड न्यूज़. तो पेशेंट डिनाइल में हो सकता है, वो अपनी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मुझे कुछ नहीं. डेस्पेयर में होगा, एंगर हो सकता है, बार्गेनिंग हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, और या फिर अच्छा पेशेंट एक्सेप्ट भी कर लेता है कि ये मुझे है. अब ये कम्युनिकेशन ब्रेकिंग बैड न्यूज़ डिफ़िकल्ट क्यों है? कोई भी बुरी न्यूज़ लेके जाना नहीं चाहता. इसमें ये देखें कि क्लिनिशियन जो है उसका रोल आ जाता है कि उसका रोल एज अ हीलर अंडरमाइन हो रहा है, या क्लिनिशियन अपसेट है, उसको करना नहीं चाह रहा, या पेशेंट अपसेट है और वो अनएक्सपेक्टेडली रिस्पॉन्ड कर रहा है, या पेशेंट जो है वो क्लिनिशियंस को ब्लेम करेगा और कोई मिसहैप इस दौरान हो सकता है. अब पेशेंट को इंफॉर्मेशन क्या देनी है और उसका क्या हक है, क्या राइट्स हैं उसके, उसमें आपका इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको सही और सच्ची बात बताइए. अब उस पेशेंट का हक है कि वो चाहे तो उस बैड न्यूज़ को रिसीव करे, यानी वो सुनना चाहे, या वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है. इन दैट केस अब आपने बताना है कि उसको किसको ब्रेक देनी है, उसके किसी रिलेटिव को देनी है, किसी नियर रिलेटिव्स को देनी है, और ये भी देना है कि कितनी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए उस पेशेंट को. और आपने सेशन में ये भी देखना है कि उसकी फैमिली की तरफ से कोई
इस इंटरव्यू के दौरान होगा या नहीं होगा। अब किसने ये न्यूज़ ब्रेक करनी होती है? इट इज़ द रोल ऑफ द लीड कंसल्टेंट, जो कि टीम है जो देख रही है उसको, उसके लीड कंसल्टेंट का रोल है। अगर किसी वजह से वो अवेलेबल नहीं है तो सीनियर नॉन कंसल्टेंट हॉस्पिटल डॉक्टर जाके ब्रेक कर सकता है या मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन उस रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर पेशेंट का ट्रस्ट होना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर इन पेशेंट के क्लिनिकल सेटिंग में है और खुदा न खास्ता किसी की डेथ है या कोई ऐसी न्यूज़ है, तो उसमें आप नर्सिंग स्टाफ को भी कह सकते हैं, यू कैन डेलीगेट देम कि दे कैन ब्रेक दैट न्यूज़। अब ये कि क्या कब न्यूज़ ब्रेक करनी चाहिए, क्या कुछ अरसे बाद, कुछ जल्दी या क्या, तो इसमें यह कि जितना जल्दी हो बुरी खबर बताने में इतराज़ नहीं करना चाहिए। मे बी ट्रीटमेंट का बेनिफिट हो या कुछ हो, तो एज अर्ली एज पॉसिबल जो मैनेजमेंट टीम है दे शुड गो एंड डायग्नोस्टिक प्रोसेस में और ट्रीटमेंट प्रोसेस में जो इन्वॉल्व हैं दे शुड डू एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि कुछ अगर मदावा हो सकता है तो वो जल्दी किया जाए। अब बैड न्यूज़ ब्रेक करने के लिए कुछ अप्रोचेज हैं जो मॉडल्स बनाए गए हैं। वन ऑफ देम एंड वेरी इफेक्टिव इज द स्पाइक्स मॉडल। अगर स्पाइक्स में उसके बेसिकली स्टेप्स की एब्रीविएशंस हैं, दैट काउंट्स फॉर स्पाइक्स। देयर इज अनदर ABCDE is a model, and another is the break model. So these are all these acronyms of the most effective way is the spikes model. You can see the spikes on this right, and each letter is representing a specific. So this is 6-step model. Step 1 is S, that is setting up the interview. You have to take an interview at a place. Then you have to assess the perception of the patient. This is P. The I stands for invitation, that you ask the patient, you invite the patient to tell his problem. Then knowledge, you give information to the patient. तो जो आपका नॉलेज है वो आपको रिसीव करते हैं। एंड ई इज उसके जो इमोशंस हैं, उसकी जो एम्पैथिक रिस्पॉन्सेज हैं, उनको एड्रेस करना ज़रूरी है। और छठा स्टेप उसका है कि एट द एंड जिस तरह भी हम करते हैं समराइज करते हैं हर चीज़ को, एंड एट द एंड स्ट्रेटजी करनी है कि हमने इसको फर्दर क्या ट्रीट करना है और उसकी समरी क्या होगी। तो स्पाइक्स में बेसिकली गोल क्या है कि आपने डिस्क्लोज करनी बैड न्यूज़ और इंफॉर्मेशन पेशेंट से गैदर करनी है और मेडिकल इंफॉर्मेशन उसको देनी है और पेशेंट की कोलैबोरेशन, ताकि हम उसकी को डेवलप कर सकें स्ट्रेटजी उसकी और फ्यूचर प्लान उसका डिसाइड कर सकें। तो जब आपने इंटरव्यू के लिए सेटिंग करनी है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप प्राइवेसी ज़रूर रखें और सिग्निफिकेंट जो लोग हैं उसके लाइफ में उनको इन्वॉल्व ज़रूर करें। आराम से कहीं ऐसी जगह बैठें जहां कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसमें पेशेंट अपने आप को हार्म कर सके या आपको हार्म कर सके। सो पेशेंट के साथ कुछ आइस ब्रेक करें, कुछ रेपो डेवलप करें, ताकि वो आपकी बात तसल्ली से सुन ले और उस पर अमल करे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो दरमियान में बार बार इंटरप्शंस नहीं होनी चाहिए। टाइम आपके पास सफिशिएंट होना चाहिए कि आप उसकी बात को सुन लें। सो दूसरा स्टेज थी परसेप्शन ऑफ द कंडीशन। इस परसेप्शन के दौरान आपने बताने से पहले पेशेंट को पूछना है कि डिटरमिन कि जी आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है, पेशेंट का लेवल ऑफ कंप्रीहेंशन उस बीमारी के बारे में वो सुने और अगर डिनाइल है तो उसको एक्सेप्ट करें, उसके साथ रीजनिंग नहीं करनी उस वक्त। अब बारी आती है पेशेंट की इनविटेशन। ओके सर। सो पेशेंट की इनविटेशन में आप उसको उससे लेंगे कि क्या वो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को, तो फिर आपने जो आपकी डिजीज़ है उसको उस लैंग्वेज में बताना है जिसमें पेशेंट अंडरस्टैंड करता है। स्मॉल इंफॉर्मेशन देनी है आपने और फिर उसके इमोशंस को आपने असेस करना है, एक्सप्रेस करना है, आइडेंटिफाई करें कॉज को, और उसके अगर ही इज क्राइंग और टेयरिंग ऑफर हिम टिश्यू पेपर और गिव हिम अ जेंटल, आप उसको सिंपैथेटिक टच दे सकते हैं। और एंड पे समरी, और समरी के लिए इंटरव्यू करने से पहले दोबारा फिर उससे पूछ लें कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, जिस तरह ऑलरेडी डॉक्टर सारा कह चुकी।
और दूसरा मॉडल है ABCDE, अगेन उसी की चीज़ें हैं, वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन और ब्रेक मॉडल अगेन, और कुछ चीज़ें हैं जो आपने ज़रूर करनी है। टाइम स्पेस का बड़ा ख्याल रखना है, ऑनेस्ट और सिंपल लैंग्वेज में उसको बताना है, प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को बोलने दें, और डॉक्यूमेंट ज़रूर करें इसको, और क्रिटिसाइज नहीं करना, डिस्टॉर्ट नहीं करना, और फॉल्स एश्योरेंस नहीं देनी, और डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्यूमेंटेशन में जो चीज़ें हैं वो सारा कुछ उसी तरह ही है। डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त आपने जो डिजीज़ का जो मेडिकल वोकेबुलरी है वो यूज़ करनी है, डिजीज प्रोसेस बताना है, पेशेंट को बताते हुए सिंपल लैंग्वेज, बट यहाँ। तो कंक्लूजन ये है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द आर्ट ऑफ मेडिसिन, और ये स्किल ऐसी है जिसमें फिजिशियंस और केयर गिवर को ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसको सुनना चाहिए, उनको आनी चाहिए। आई हैव अ बैड न्यूज़ फॉर यू, दैट लाइफ इज शॉर्ट, बट it is, we can make it sweet. So this is the way. And any questions if you have, and thank you. Thank you very much. Very gracefully handling very difficult topic. That brings us to the end of this talk. If we are already overshooting by 12 minutes. Sir, I just want to add one thing. Ji. Yeah. Sir, recently UHS has implemented integrated system, and they are incorporated Pearl module, that is professionalism, ethics, research and leadership. I think pillars of CPSP are sitting. I think we should also include in CPSP performance. The ethics should also be part of the training. Right, correct point. Brigadier Saab, if you would like to give your concluding remarks. Thank you very much. It was very informative session on communication, different aspects of communication, as I've already told, that communication with the audience, communication with your colleagues, communication with patients, and communication from the patient while listening. It is very informative and productive. Thank you very much. We'll have a quick picture, and then we are going to go for work-based assessment for the trainees, especially in their part 2 training. तो जो ट्रेनीज बैठे हुए हैं वो अपने कॉलीग्स को भी मैसेज दे सकते हैं। थैंक यू।